जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको काफी पसंद भी आई, जहां पर हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को नजरअंदाज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक समय जिस प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम ये कहते थे कि उनमें अनुभव की कमी है, उनमें एक्सपर्टीज की कमी है, और क्या वो तेजस जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे, क्या वो इसको हैंडल कर पाएंगे, तो उन्होंने तो अपना माकूल जवाब दे दिया है। लासन चुब्रो ने हाल ही में तेजस मार्क 1A के लिए जो विंग असेंबली का पहला सेट है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिया, और ये सब कार्यक्रम हुआ कोयम्बटूर में 17 जुलाई 2025 को। लेकिन अब लासन एंड टुब्रो के तरफ से फिर से एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे एनुअली ऐसे 4 विंग सेट्स को डिलीवर करने के लिए या सप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्लान तो यही है कि वो फिलहाल जो प्रोडक्शन है उसको स्केल अप करेंगे, और उनका टारगेट है 12 सेट प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करना, जिसका सीधा मतलब ये है कि तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन को लेकर जो हमारा एक लंबा इंतजार है, इसको खत्म करने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लासन एंड टुब्रो ने यह भी कहा कि हमारी नजर सिर्फ विंग असेंबली तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य में हम और भी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं, जिसमें तेजस मार्क 2 और एमका जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। अब तेजस मार्क 1A की जहां तक बात रही, तो 2024 में जब इसकी पहली उड़ान आयोजित करी गई थी, उसके बाद से ही पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी इंजन डिलीवरी तो कभी भारतीय वायुसेना की तरफ से डिमांड में आई इमीडिएट जो अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके चलते ये एयरक्राफ्ट तत्काल डिलीवर किया नहीं जा सका और हमें इंतजार करना पड़ा। लेकिन हमारा ये इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल में पहला इंजन डिलीवर हुआ था, उसके बाद अभी इसी हफ्ते जो दूसरा इंजन है वो डिलीवर किया गया है। तो जिसका सीधा मतलब ये है कि संभावनाएं प्रबल हैं कि अगस्त से सिलसिलेवार तरीके से हमें जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज हैं वो शुरू होती नजर आ जाएं। एचएएल ने तो ये चीज संभावनाएं व्यक्त करी हैं कि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले तकरीबन 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाने की संभावनाएं उनके तरफ से जताई जा रही हैं, और जनरल इलेक्ट्रिक ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि तकरीबन 12 इंजन इस फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 20 इंजन से ज्यादा प्रति वर्ष के दर तक डिलीवर किए जाने की जो बात है वो सामने आई है। रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक 1 महीने में 2 इंजन डिलीवर करेगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक हमें प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप एचएएल की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर नजर डालें, तो बेंगलुरु प्रोडक्शन लाइन से मिलाकर के टोटल 16 एयरक्राफ्ट, और अगर आप नासिक प्रोडक्शन लाइन को ऐड कर देते हैं तो टोटल 24 एयरक्राफ्ट की प्रति वर्ष की दर तक जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो डिलीवर करने में सक्षम है। और अगर आप भारतीय वायुसेना की स्टेटमेंट को नजरअंदाज ना करें, जो कि एरो इंडिया 2025 में दी गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, और भारतीय वायुसेना प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन का समर्थन करती भी नजर आई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक भी हमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही है कि अभी पहला एयरक्राफ्ट मिला नहीं है और इतना लंबा सोचना सही नहीं है। लेकिन फिर भी तेजस मार्क 1A से हमारी उम्मीदें अभी भी अटूट हैं, और जिस प्रकार इसमें इम्प्रूवमेंट चल रही है उसको देख करके हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इस समय पीक पर है, क्योंकि 41वें तेजस मार्क 1A से उम्मीद है कि उत्तम एसा रडार भी देखने को मिल जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर का आना भारत के लिए शुभ संकेत ही होने वाला है, क्योंकि लेट लतीफ़ी के जो बादल आमतौर पर मंडराते रहते हैं, उन बादलों को छाटने का काम प्राइवेट सेक्टर काफ़ी अच्छे से कर सकता है। और इस चीज़ का सबूत लासन एंड टुब्रो और जो वेम टेक्नोलॉजीज़ है या फिर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब ने समय समय पर दिया भी है। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करने वाले हैं जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। क्या भारत अपने राफेल फाइटर्स को और तेजस मार्क 2 को भी 120 किलो न्यूटन के इंजन से इक्विप करने की तैयारी कर रहा है? आखिरकार ये डिबेट चल क्यों रही है, इसके पीछे का आधार क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, डसॉल्ट राफेल की जहां तक बात रही, तो ये दुनिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन में गिना जाता है, और इसको पावर करने के लिए 2 M88-2 इंजन का यूज किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करता है। अब क्योंकि यह चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि सैफरॉन और गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट का ज्वाइंट वेंचर हमें देखने को मिलेगा, और 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक नया इंजन भारत में विकसित किया जाएगा, जो कि एमका को पावर करेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न अब और भी उठने लगा है कि क्या भारत जब राफेल को मिड लाइफ अपग्रेड दे रहा होगा,
तो भारत के पास ये स्कोप होगा कि भारत इन नए जो इंजन्स हैं इनको यूज कर सके। आसान शब्दों की बात करें तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि क्या 120 किलोन्यूटन के इंजन जो हम एमका के लिए बना रहे हैं उन्हें अपग्रेड के माध्यम से हम राफेल में भी यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके क्या परिणाम होंगे। क्या थ्रस्ट टू वेट रेशियो इंप्रूव होगा, क्या पेलोड कैपेसिटी वाकई बढ़ेगी, क्या इसकी एजिलिटी बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से कि इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, अगर हम बेस लाइन राफेल की बात करें जो M88 से पावर्ड है, तो दो M88 इंजन से टोटल हमें 150 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देखने को मिलता है। अब एयरक्राफ्ट का जो एम्पटी वेट है वो 10,300 किलोग्राम का है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम का। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम की है और मैक्सिमम एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 9,500 किलोग्राम की है। यानी कि नॉर्मल टेक ऑफ वेट अगर हम लोडेड भी देखते हैं तो वो 17,500 से लेकर के 19,000 किलोग्राम का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करें और राफेल को दो 120 किलोन्यूटन के इंजन से इक्विप करें तो फिर ये नए इंजन जो है, जो कि दो इंजन होने वाले हैं, ये टोटल 240 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेंगे। यानी कि हमें 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट गेन देखने को मिलेगा, जो कि बेस लाइन की तुलना में 60% ज़्यादा है। और अगर हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो बेस लाइन M88-2 से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलता है वो 0.80 है, और अगर हम अपग्रेडेड थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखें 120 किलोन्यूटन इंजन के साथ तो वो 1.29 का है, जिसका सीधा मतलब ये है कि 0.80 से 1.20 में जो जंप है ये हमें F-22 रैप्टर क्लास की कैटेगरी का ही थ्रस्ट टू वेट रेशियो देगा, जिसका मतलब ये है कि राफेल सुपर मनरेबल टेरिटरी में एंटर करेगा और इसके जो वर्टिकल क्लाइम्स हैं और एक्सट्रीम एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही साथ इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि अगर बेस लाइन वेरिएंट 9,500 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी रखता है तो फिर ये जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ये 12,000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी रख पाएगा। और अगर हम एरियल एजिलिटी और मनोवरबिलिटी की बात करें तो इसका सस्टेन टर्न रेट जो है वो इंक्रीज होगा, इंस्टेंटेनियस टर्न रेट इंप्रूव होगा, एसेलरेशन टाइम जो सबसोनिक से सुपरसोनिक का होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और जो क्लाइंब रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और भी कई चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो हमें परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट है वो तो देखने को मिलेगी, लेकिन इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो के पूरे होने के लिए हमें पहले गहन अध्ययन करने पड़ेंगे और ये देखना होगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या पड़ सकता है, क्योंकि रेंज और एंड्योरेंस भी निस्संदेह इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने में सक्षम होगा और इसकी जो क्रूजिंग एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो को देख रहे हैं तो पहले हमें इंजन के आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।